Hello everyone, this is Seema Nan, and so today we will be discussing Schrödinger wave equation. तो Schrödinger wave equation पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए दो कॉन्सेप्ट्स. फर्स्ट इज बोर्स मॉडल. बोर्स मॉडल क्या कहता है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सम ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं. तो हम इसके अकॉर्डिंग, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड वेलोसिटी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिटल में मूव कर रहा है तो वो किस वेलोसिटी के साथ करेगा. इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिटल में मूव कर रहा है तो वो किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा. तो हम ये इस मॉडल के अकॉर्डिंग वी कैन फाइंड आउट एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए. वो कहता है हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली. वैसे तो कर सकते हैं बट एक्यूरेट कि क्या एक्यूरेट पोजीशन है एंड क्या एक्यूरेट वेलोसिटी है, ये दोनों हम साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते. मतलब इसका हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है डेल्टा एक्स इनटू में डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई. दिस इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. पोजीशन में अनसर्टेनिटी. डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. मोमेंटम इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास हम एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं. इनटू में डेल्टा वी, दैट वुड बी डेल्टा पी. तो डेल्टा पी क्या हुआ, एम इंटू डेल्टा वी. तो हम ये भी, दिस इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू एम इंटू अनसर्टेनिटी इंटू वेलोसिटी. दैट वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h is Planck's constant. h is Planck's constant. h की वैल्यू होती है 6.624 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. ये फिक्स होती है, ये कांस्टेंट है. पाई इज अगेन, पाई ऑल ऑफ यू मस्ट नो, पाई इज 3.14. तो मतलब इस इधर इसमें या इसमें अनसर्टेनिटी होगी. हम एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते पोजीशन एंड वेलोसिटी. तो दोनों के दोनों प्रिंसिपल, बोर मॉडल एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दोनों हमारे एक दूसरे मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. ये कहता है, बता देती है कि यहाँ इस ऑर्बिटल में मूव कर रहा है तो इस वेलोसिटी के साथ, इसमें कर रहा है तो इस वेलोसिटी के साथ. हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि नहीं बता सकता. तो दोनों प्रिंसिपल्स को के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आती है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन. स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन ऑलवेज टॉक्स अबाउट प्रोबेबिलिटी, टॉक्स अबाउट प्रोबेबिलिटी. मतलब ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन के कहीं भी होने की टेंडेंसी विद दिस वेलोसिटी, कोई भी एक्स वेलोसिटी के साथ कितनी होगी. इट विल टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है और इस वेलोसिटी के साथ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है. अगर ऐसा पॉसिबल है तो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी. अगर तो प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में ये बात करता है. इट टॉक्स अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर स्पेस विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी. सो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या होती है, हम उसको डिराइव करते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज डेरिवेशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन. तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो पार्टिकल होता है उसका ड्यूअल नेचर, मतलब किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर. तो हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में उसका वेव नेचर कंसिडर करते हैं. हम उस किसी भी पार्टिकल का वेव नेचर कंसिडर करते हैं. तो हम ये देखो, ये इक्वेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी. क्या होता है, फॉर अ स्टैंडिंग वेव हमने वेव नेचर कंसिडर कर लिया. मान लो इलेक्ट्रॉन, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का आप लोगों ने वेव नेचर कंसिडर कर लिया कि उसका वेव नेचर है. तो वेव नेचर है मतलब दैट वुड बी फॉलोइंग अ वेव. तो उस वेव का वेवलेंथ है लैम्डा,
जो वेव हमने कंसिडर किया है उसका वेवलेंथ लैम्डा है, और उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, वेव नेचर मतलब वो ऐसा कुछ होगा, ठीक है, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा ये विद एक्स, ये एक्स एक्सिस के अराउंड है, विद एक्स मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। हम उसको मान लो उस वेव को एफ ऑफ एक्स से डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो और उसका वेवलेंथ को हम ऐसे लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड को, दिस इज डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी इक्वेशन, दिस इक्वेशन यू हैव टू लर्न। सिर्फ ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसको अगर आप याद कर लेंगे तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन बहुत ईजी हो जाएगा। तो क्या करना है हमें, दिस वॉज फॉर अ पार्टिकल, अगर वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन के को कंसिडर कर रहे हैं एज अ वेव, तो हम एफ ऑफ एक्स को साई से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि साई इज जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन। इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम साई यूज़ करते हैं। तो अबव इक्वेशन विल बिकम डी स्क्वेयर साई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वेयर बाय लैम्डा स्क्वेयर साई, ठीक है। तो अब जो ये इक्वेशन है दिस इज़ फॉर ओनली 1D, 1 डायमेंशन में है, हम कंसिडर कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। अगर सिर्फ एक्स एक्सिस का फैक्टर लेते हैं तो ये इक्वेशन होगी, बट ऐसा तो नहीं है, वी हैव टू कंसिडर ऑल 3 डायरेक्शंस। तो मतलब इलेक्ट्रॉन कुड गो इन ऑल डायरेक्शंस। अगर हम ऑल 3 डायरेक्शंस कंसिडर करेंगे तो द अबव इक्वेशन विल बिकम डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर साई। तो अब नेक्स्ट स्टेप इज, जो ये डेल होता है हमारा, इसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में दिस डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा स्क्वायर होता है लैप्लेशियन ऑपरेटर। हम जब क्वांटम मैकेनिक्स डिटेल्स में करेंगे तब हम लोग ये डिस्कस करेंगे लैप्लेशियन ऑपरेटर क्या होता है। अभी के लिए याद रख लीजिए मैथमेटिकल टर्म्स में डेल बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर, इसको लैप्लेशियन ऑपरेटर बोलते हैं। तो अब अगर हम, ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, ये सेकेंड इक्वेशन थी, दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो अगर हम लैप्लेशियन ऑपरेटर को थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, डेल्टा स्क्वायर को थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा स्क्वायर साई इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर साई। दिस बिकम्स आर फोर्थ इक्वेशन। हमने डेल्टा स्क्वायर पुट कर दिया इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। नाउ एक कॉन्सेप्ट होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ which says according to which lambda is equal to h by p, and where lambda is wavelength, de Broglie wavelength, h is Planck's constant and p is momentum which is equal to mv. तो this becomes h by mv. लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर विल बी h स्क्वायर बाय m स्क्वायर v स्क्वायर। वी विल पुट दिस लैम्डा स्क्वायर वैल्यू इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हम इस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे तो इक्वेशन 5 आ जाएगी हमारे पास। लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दो, h स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर साई। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 5 जिसमें हमने लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दिया है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो ये राइट हैंड साइड पर टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे और इक्वेट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे हम इसको, तो क्या हो जाएगा, दैट वुड बिकम डेल्टा स्क्वायर साई प्लस, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दैट वुड बिकम +4 पाई स्क्वायर
एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाय एच स्क्वेयर साई इज इक्वल टू 0। अभी हमने क्या किया है, जो राइट हैंड साइड पे टर्म थी हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रख दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज हम क्या करेंगे, हम एक नेक्स्ट स्टेप इज टोटल एनर्जी क्या होता है। टोटल एनर्जी होता है, हम इसको कैपिटल ई से लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम वी से लिख रहे हैं, टोटल एनर्जी इज ई एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वेयर। आप यहाँ से वी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो ई माइनस वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर एंड वी स्क्वेयर वुड बी 2 इंटू ई माइनस वी बाय एम। हम 2 इस साइड ले गए, m से डिवाइड हो गया, तो वी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 2e माइनस वी बाई एम। ये वी स्क्वेयर की वैल्यू को अब हम पुट कर देंगे इस ऊपर वाली इक्वेशन में, विच वॉज इक्वेशन 6, इसमें हम पुट कर देंगे इसको। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वेयर साई प्लस 4 पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर इंटू में 2 इंटू ई माइनस वी बाय एम डिवाइड बाय एच स्क्वेयर। तो था वी स्क्वेयर की जगह हमने 2 इंटू ई माइनस वी बाई एम लिख दिया एंड विच इज इक्वल टू 0। तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा स्क्वेयर साई प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम इंटू ई माइनस वी साई इज डिवाइड बाय एच स्क्वेयर इज इक्वल टू डी is equal to 0. This is our required Schrodinger wave equation. Schrodinger wave equation क्या हुई, डेल्टा स्क्वेयर साई प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम इंटू में ई माइनस वी साई डिवाइड बाई एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये आपको याद रखनी है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हम करेंगे। इसकी एप्लीकेशंस हैं कि एनर्जी को फाइंड आउट करती है ये फॉर किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए, लाइक हाइड्रोजन एटम्स के लिए। पार्टिकल इन अ बॉक्स में हम इसको पढ़ेंगे, पार्टिकल इन बॉक्स क्या होता है एंड हाउ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन इज यूज्ड एज इन पार्टिकल इन अ बॉक्स। तो इस इक्वेशन को सारे के सारे साई फंक्शंस सेटिस्फाई नहीं करेंगे। साई शुड हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स सो दैट इट फॉलोज दिस स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो साई की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, एक तो पहली कैरेक्टरिस्टिक साई की जो वैल्यू है दैट शुड बी फाइनाइट वैल्यू का फंक्शन होना चाहिए। दूसरा इज साई शुड बी कॉन्टिन्यूअस, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए साई। थर्ड इज इट शुड बी सिंगल वैल्यूड, मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर शुड बी सिंगल वैल्यू ऑफ साई, तो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। एंड फोर्थ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज, अगर हम साई को इंटीग्रेट करते हैं विद इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ओवर द स्पेस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इट वुड बी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी of finding particle having wave function psi, जिसका wave function psi है, वो उसकी probability 1 है। probability 1 क्यों है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का मतलब हो गया ओवर द स्पेस, मतलब पूरे स्पेस में अगर वो पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मतलब ओवर द स्पेस। डी टाउ क्या होता है, दिस इज टाउ बोलते हैं इसको, हम ऐसे लिखते हैं। तो डी टाउ इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई और डी जेड, मतलब आप 3D में इसको लिटिल स्पेस में इंटीग्रेट करोगे तो ओवर द स्पेस में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो दैट वुड बी इक्वल टू 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, कि जो अगर उसको हम उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई करके ओवर द स्पेस इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल 1 है ओवर द स्पेस।
तो ये आपको याद करना है। अब देखिए, जब भी हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो साई आता है। एवरी साई रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब भी हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये 3 पार्ट्स में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उसका सॉल्यूशन जो होगा वो 3 पार्ट्स में होगा, एन, एम और एल। एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एम इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड एल इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो एन क्या बताता है हमें? एन बताता है कि कौन सी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, कौन सी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या है न्यूक्लियस से, वो एन बताता है। एल क्या बताता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल एल बताता है। शेप क्या है? एस, पी, डी, एफ। एस इज स्फेरिकल एंड सो ऑन। हर ऑर्बिटल की शेप अलग अलग होती है, तो एस, पी, डी, एफ शेप बताती है। उसके बाद एम क्या बताते हैं? मैग्नेटिक। दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो वो मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेगा वो बताता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो ये था आज के लिए टॉपिक, दैट इज स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। कल हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। सबसे पहले उसमें पार्टिकल इन अ बॉक्स, फिर हाइड्रोजन एटम। थैंक यू।